हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी स्टडी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम लोग एसी मशीन की डिजाइन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में उसका पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल्स का टॉपिक पूरा कवर अप किया है। मतलब उसकी एप्लीकेशन से लेकर हम लोग कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज करते हैं और रिसेंट ट्रेंड्स में हम लोग कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज करते हैं, वो हमने कवर अप किया था। तो वो था हमारा पिछले लेक्चर का एजेंडा। तो जिसने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो जरूर देखेगा, देन उसके बाद आप आज का वीडियो देखिएगा और वो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज का हमारा एजेंडा है आज का हमारा एजेंडा है स्पेस फैक्टर सीखना। यानी स्पेस फैक्टर होता क्या है, और इसके अलावा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग चॉइस किस तरीके से किया जाता है, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्पेस फैक्टर। तो स्पेस फैक्टर हमारा होता क्या है? व्हाट इज स्पेस फैक्टर? ये क्वेश्चन होगा सबसे पहले। तो सिंपल है, इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल है। स्पेस फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कॉपर एरिया टू द टोटल वाइंडिंग एरिया। ठीक है, तो स्पेस फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कॉपर एरिया टू टोटल वाइंडिंग एरिया। देखिए, अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के समझाता हूं कि टोटल कॉपर एरिया होता क्या है और टोटल बाइंडिंग एरिया क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए आप एक आपका ट्रांसफार्मर है, मीन्स ठीक है, मान लीजिए आपका एक ये ट्रांसफार्मर है। हाँ, ठीक है, चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ओके, ठीक है। ओके, और आप ये मान लेते हैं कि ये आपकी एक वाइंडिंग है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसी आपकी वाइंडिंग्स है। एक एचवी वाइंडिंग है, एक एलवी वाइंडिंग है आपकी। ओके, चलिए, ये देखिए, ये आपका
वाइंडिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो वाइंडिंग्स है आपकी, ये आपकी एलवी वाइंडिंग्स है, और ये बाहर की साइड की वाइंडिंग्स है वो आपकी एच वाइंडिंग्स है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा कॉपर एरिया कौन सा है? कॉपर एरिया मतलब जो हमने इसमें जो कंडक्टर्स यूज करे हैं, ठीक है, ये जो कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, वो कंडक्टर का टोटल एरिया कितना है, वो डिवाइडेड बाय टोटल वाइंडिंग एरिया। टोटल वाइंडिंग एरिया का मतलब ये हमारा पूरा एरिया, ठीक है। ये मैं आपको डिफरेंट दूसरे कलर में, रेड कलर में बता रहा हूँ। ये जो ये एरिया है, ये आपका टोटल एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया, रेड वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका टोटल एरिया हुआ। तो उन दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो हमारा स्पेस फैक्टर बनेगा, ओके। और स्पेस फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं एसएफ से। एसएफ से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। और हम इसे कैसे लिखते हैं? देखिए, इसे हम लिखते हैं कॉपर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल वाइंडिंग एरिया। टोटल वाइंडिंग एरिया, ओके। और इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है। वो दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ bare कंडक्टर एरिया टू टोटल स्लॉट एरिया। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। एस एफ इज इक्वल टू bare कंडक्टर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल स्लॉट एरिया, ओके। तो ये तो हो गया हमारा स्पेस फैक्टर, जिसमें हमने सिर्फ डेफिनेशन ही करनी थी। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल लोडिंग, जिसमें टोटल लोडिंग में हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। टोटल लोडिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक होगी आपकी मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, और दूसरी होगी हमारी टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक लोडिंग की बात करें, सिंपल, तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग होती क्या है? अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग इज व्हाट? इज टोटल फ्लक्स अराउंड आर्मेचर। टोटल फ्लक्स अराउंड द आर्मेचर, या फिर आप लोग कह सकते हैं उसे स्टेटर, और या फिर स्टेटर पेरिफेरी at the air gap. At the air gap is called the total magnetic loading, ओके। तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग क्या होगा हमारा? टोटल मैग्नेटिक लोडिंग हमारा क्या होगा? P इंटू फाई, ओके। इसी तरीके से हमारी टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग होगी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ एम्पियर कंडक्टर्स अराउंड द आर्मेचर या फिर स्टेटर पेरिफेरी is called the total electric loading, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? I
जेड जेड। ठीक है, तो आई जेड क्या है यहाँ पे, जो हमारा एम्पियर कंडक्टर है यानी एम्पियर है, करंट है वो, और जेड क्या है हमारी टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, मतलब टोटल नंबर जो कंडक्टर्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ओके, तो हमने टोटल लोडिंग्स में हमने दो पार्ट देखे, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग और टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। इसके अलावा मशीन डिजाइन में आपकी दो चीज आपको कंसिडर करनी बहुत ही जरूरी होती है किसी भी मशीन डिजाइन में। वो होती है आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते किसे हैं। तो टोटल टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है इसकी कि द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप ऑफ अ मशीन। क्या है डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन है इसकी द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप ऑफ मशीन, ओवर द एयर गैप ऑफ machine is known as specific magnetic loading। ओके, जिसको स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को हम डिनोट करते हैं बीएवी। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बीएवी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल फ्लक्स अराउंड एयर गैप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ एट द एयर गैप। ठीक है, तो ये फ्लक्स अराउंड दी एयर गैप क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा P इंटू 5, और एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ एट द एयर गैप क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा पाई डी और एल। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो पोल पिच है, आप पोल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फाइ डिवाइडेड बाय टाउ एल, जहां पे आपकी जो टाउ है, यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात क्या है कि जो आपकी टाउ है, टाउ क्या है आपकी पोल पिच है, पोल पिच कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो पोल पिच आपके कैसे डिनोट होता है, पाई डी बाय पी। ओके, इसको हम लोग पोल पिच कहते हैं। ये आपको यहाँ पे नोट करने की बात है, मतलब टाउ हमने क्यों रखा, क्योंकि पाई डी बाय पी क्या है, हमारी पोल पिच है, इसलिए। तो ये क्या है हमारा ये क्या, ये वाला जो इक्वेशन है वो हमारा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का इक्वेशन है। ओके, देन दूसरा है हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो ये हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो इसको डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, द नंबर ऑफ एम्पियर कंडक्टर पर मीटर ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप इज नोन एज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। कैसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ आर्मेचर, या फिर आप इसे स्टेटर भी लिख सकते हैं, आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर्स पर मीटर ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी at the air gap, at the air gap is known as specific electric loading। ओके,
तो हम लोग इसे डिनोट कैसे करते हैं, एसी से, स्मॉल एसी से। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एसी से। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल नंबर टोटल आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर, आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर डिवाइडेड बाय आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप। ओके, यहाँ पे टोटल आर्मेचर ऑफ एम्पियर कंडक्टर क्या है, आई जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाय पेरिफेरी एट द आर्मेचर एयर गैप क्या है हमारा, पाई इंटू डी। तो ये क्या है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन आपका किसका इक्वेशन है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग का। ओके, कुछ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग की जो वैल्यू है रोटेटिंग मशीन के लिए, वो पहले से ही फिक्स्ड है, मींस वर्ल्ड वाइड आपको यही वैल्यू आपको फॉलो करनी है। ओके, तो वो क्या है, वैल्यूज क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे टेबल पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको मैं टेबल बना देता हूँ एक। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा मशीन्स, कौन सी मशीन है, उसकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जो आपकी होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे होगी उसकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग जिसका यूनिट क्या होगा, इन एम्पियर कंडक्टर पर मीटर में, यानी एम्पियर कंडक्टर पर मीटर में। ओके, तो सबसे पहले मशीन है आपकी डीसी मशीन। अगर डीसी मशीन है तो उसमें आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू आपकी प्री डिफाइंड है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.4 से लेके 0.8 तक। ओके, और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग कितनी होनी चाहिए, 15,000 से लेके 50,000 तक। ओके, दूसरी है आपकी इंडक्शन मोटर। अगर इंडक्शन मोटर है आपकी, तो इंडक्शन मोटर में आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बीएवी की, 0.3 से लेके 0.6 तक। और इलेक्ट्रिकल लोडिंग की कितनी वैल्यू होनी चाहिए आपकी, 5,000 से लेके 45,000 तक। अगर आपके पास सिंक्रोनस मशीन है तो उसकी बीएवी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.52 से लेके 0.65 तक। और एसी की वैल्यू मीन स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20,000 से लेके 40,000 तक। ठीक है, 40,000, ये 4 है। अगर आपका टर्बो अल्टरनेटर है तो टर्बो अल्टरनेटर में कितनी वैल्यू होनी चाहिए बीएवी की, 0.52 से लेके 0.65 तक। और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की कितनी होनी चाहिए वैल्यू, 50,000 से 75,000 तक होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मीन्स ये जो वैल्यूज है ये आपकी प्री डिफाइंड ही है, जो हमने सबके लिए सेम रहेगी। वर्ल्ड वाइड आपकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल लोडिंग और मैग्नेटिकल लोडिंग की, वो आपकी सेम रहेगी। ये तो बात हो गई उसकी डेफिनेशंस की। अब हम इसे चॉइस कैसे करते हैं, मीन्स किसी भी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को या फिर इलेक्ट्रिक लोडिंग को आपको चॉइस करना है, तो वो आप चॉइस किस तरीके से करते हैं और किस आधार पे करते हैं। तो मैग्नेटिक लोडिंग को अगर आपको चॉइस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले 3 चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी 3 चीज है, एक है आपकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन आयरन पार्ट, दूसरी है आपकी मैग्नेटाइजिंग सर्किट, और तीसरा है उसका कोर लॉस। ये 3 चीज बातों को ध्यान रख के हम लोग स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की चॉइस करते हैं। और मैग्नेटिक लोडिंग या इलेक्ट्रिकल लोडिंग की चॉइस करने का एम क्या है, मतलब मकसद क्या है, आप क्यों ऐसे इसे चॉइस करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि गुड पावर फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग का चॉइस करते हैं। ठीक है,
ये इसीलिए हमें चॉइस करने जरूरी बन जाता है। सो सबसे पहला है चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला है हमारा, मैं इसको पॉइंट दे रहा हूं, ए पॉइंट, और चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। ओके, तो इसमें हम लोग तीन चीज का ध्यान रखते हैं। वो तीन चीज कैसे डिटरमाइन की जाती है, तीन चीज कौन सी हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली है, मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूं आपको, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इज डिटरमाइंड बाय तीन चीज पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी, आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। एक तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन आयरन पार्ट ऑफ मशीन। दूसरा है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, और तीसरा क्या है हमारा, कोर लॉस। ये तीनों चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आयरन पार्ट में किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन एनी आयरन पार्ट ऑफ मशीन उसकी सर्टन लिमिट वैल्यू से कम होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है आपकी, वो आर्मेचर टीथ में या फिर स्टेटर कोर के अंदर मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, लेकिन लिमिट वैल्यू में अंदर अंदर होनी चाहिए। तो फ्लक्स डेंसिटी अगर हम लोग टीथ के अंदर की बात करें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ इज डिफाइंड एज फ्लक्स इन ईच टूथ पर एरिया ऑफ ईच टूथ। ओके, तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन आयरन पार्ट। ओके, तो वो हम टीथ के अंदर आपकी इनफ आर्मेचर टीथ या फिर आर्मेचर टीथ, और कह सकते हैं आप स्टेटर कोर, इसके अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है आपकी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन ये जो फ्लक्स डेंसिटी है आपकी, वो फ्लक्स डेंसिटी इन विद इन लिमिट होनी चाहिए, मतलब लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो फ्लक्स डेंसिटी इन अ टीथ उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ, जिसको हम लोग बीटी लिखते हैं। तो वो कैसे डिफाइन होनी चाहिए, वो डिफाइंड होनी चाहिए हमारी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यानी BAV इंटू फ्लक्स इन ईच टूथ, जिसको हम लोग लिखते हैं YS इंटू L, और एरिया ऑफ ईच टूथ जिसको हम लिखते हैं सॉरी, इट्स नॉट, इट्स कैपिटल WTL। ये क्या है, WTL क्या डिनोट करता है, आपका एरिया, किसी भी टूथ का एरिया डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका L और L कैंसिल हो जाता है, तो आप फ्लक्स डेंसिटी इन टूथ कैसे लिख सकते हैं, BAV इंटू YS डिवाइडेड बाय WT। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, ये जो इक्वेशन है यहां से आपको क्या पता चलता है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है टीथ के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग से। तो जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है उसकी वैल्यू जो है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन
लेकिन विद इन द लिमिट, मतलब लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है टीथ की, वो उसकी रेंज कितनी होती है, तो उसकी रेंज है आपकी बिटवीन बिटवीन 1.7 टू 2.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये आपकी फ्लक्स डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपकी स्मॉल मशीन होती है तो स्मॉल मशीन में आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग भी आपकी लोअर होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी था आयरन पार्ट में या फिर स्टेटर टीथ में, वो वाला पार्ट हमने यहाँ पे कवर अप किया। ओके, इसको अगर हम लोग एक बार शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं कि आर्मेचर टीथ और स्टेटर कोर, इसके अंदर आपकी फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है ये विद इन द लिमिट आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है, और ये जो फ्लक्स डेंसिटी आप इसे कैसे डिफाइन करते हैं, बीटी से इसको आप डिनोट करते हैं। और इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसे क्या लिख सकते हैं, BAV इंटू वाई एस इंटू एल, जहां पे वाई एस इंटू एल क्या है आपका, वाई एस इंटू एल आपकी फ्लक्स इन ईच टूथ है, और डिवाइड बाय WTL, और WTL क्या है आपका यहाँ पे, एरिया ऑफ ईच टूथ है। ओके, तो यहाँ पे BT की वैल्यू क्या हुई, BT इज इक्वल टू BAV इंटू वाई एस अपॉन WT। तो ये जो इक्वेशन आया, यहां से हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं कि जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है टीथ के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे। ओके, और उसका रेंज क्या रहेगी, फ्लक्स डेंसिटी की रेंज क्या रहेगी, 1.7 से लेके 2.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक उसकी रेंज रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन दूसरा पॉइंट क्या है जो हम लोग स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की चॉइस करते हैं, तब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, उसका मैग्नेटाइजिंग करंट। दूसरा पॉइंट है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, आपने डीसी मशीन पढ़ा हुआ है, तो डीसी मशीन में आता है कि आपके जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एमएमएफ से, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये जो एमएमएफ है, ये आपका एमएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मशीन के एमएमएफ से, और मशीन का एमएमएफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो यहां पे अगर BAV की वैल्यू अगर लार्ज है, अगर ये आपका लार्ज है, तो आपका एमएमएफ भी लार्ज होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी लार्ज होगा। और अगर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट लार्ज है, इसका मतलब क्या है, आपको जो कंडक्टर्स आप यूज कर रहे हैं मशीन डिजाइन में, उसकी जो एरिया है वो भी आपको बड़ी रखनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट में क्या होगा, कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये कॉस्टिंग ना बढ़ सके, कॉस्टिंग आपकी अगर कंसिडरेबली बढ़ जाती है, तो वो मशीन आपकी महंगी हो जाती है, और एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगी मशीन थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलो बैक टू मैग्नेटाइजिंग करंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो मैग्नेटाइजिंग करंट अगर आपका बढ़ जाता है, तो पावर फैक्टर जो है मशीन का वो कम हो जाता है। मतलब यहां से आप क्या कह सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। सिंपल। ठीक है, यहां पे मैं PF लिख देता हूं खाली। PF, अगर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता है
तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए इंडक्शन मोटर के अंदर आपका जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है वो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग लोअर होता है, कम होता है। किसके कंपेयर में? डीसी मशीन के कंपेयर में। और सिंक्रोनस मशीन में आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ये इतना क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की जो वैल्यू है वो डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन के बीच की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे ए पॉइंट्स आपको ऐड कर देता हूँ। पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं कि जो आपका इंडक्शन मशीन होती है यानी इंडक्शन मोटर जो होती है, ओके, उसकी जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, उसकी जो बीएवी है स्पेसिफिक, वो लेस देन होती है किससे? डीसी मोटर से। डीसी मोटर से लेस देन होती है। लेकिन 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 जो आपका सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, इसकी वैल्यू किसकी, इसकी जो मैग्नेटिक लोडिंग है ये आपकी किस किस के बीच में होती है? ये आपका इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर, इस किसके बीच में आपकी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो आप लोग डीसी मशीन में आप लोग मैग्नेटाइजिंग करंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको वापस से वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। ओके, तो ये था मैग्नेटाइजिंग करंट, जो हम लोग ध्यान रखते हैं किसी भी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को चॉइस करने में। तीसरा है हमारा कोर लॉस। ओके, थर्ड है हमारा कोर लॉस। तो कोर लॉस आपके किसी भी मैग्नेटिक पार्ट में अगर होता है तो वो कोर लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी फ्लक्स डेंसिटी पे। ओके, यहाँ पे कोर लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी जो मटेरियल है उसकी फ्लक्स डेंसिटी पे। ओके, और जो फ्लक्स डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे। इसीलिए जो कोर लॉस होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली वेरी करते हैं किस पे? स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग ज्यादा है इसका मतलब क्या है? कोर लॉस भी आपके ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपका कोर लॉस कम है यानी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आपका कम है तो कोर लॉस भी आपका कम हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो मतलब स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जो भी आपको दे रखी होती है तो क्या होता है उसके कारण क्या होता है? आपके कोर लॉस बढ़ जाते हैं, और कोर लॉस बढ़ जाएंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें भी उसका जो फ्लक्स रिवर्सल हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो आप समझते हैं ना, आवर, ये 1/t, यानी ये मान लीजिए ये आपकी कोई वेव है तो एक वेव को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी उसमें जो फ्लक्स हो रहा है उसका रिवर्सल जो हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है। कब? जब आपका कोर लॉस इंक्रीज हो जाता है तब। तो इसके कारण क्या होता है? आपका हिस्टेरिसिस लॉस भी आपका बढ़ जाता है, एडी करंट लॉस भी आपका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस होते हैं वो डायरेक्ट आपके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो अगर इसमें आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर आपका बढ़ जाता है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। बीएवी अगर आपका इंक्रीज हो जाता है तो कोर लॉस भी आपका इंक्रीज हो जाता है। कोर लॉस अगर इंक्रीज हो जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी का रिवर्सल, फ्रीक्वेंसी में जो आपका फ्लक्स रिवर्सल है, फ्रीक्वेंसी फ्लक्स रिवर्सल कहते हैं, वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर वो आपका इंक्रीज हो जाता है तो आपका हिस्टेरिसिस लॉस वो भी इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा हिस्टेरिसिस लॉस के अलावा आपका एडी करंट लॉस, ठीक है,
एडी करंट लॉस, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एडी करंट लॉस, ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है। और आपकी जो लॉसेस अगर बढ़ जाते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपल, जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है उसको हमें इन रेंज रखना है। ठीक है, जो देखिए मशीन के लिए मैंने आपको बता दिया, डीसी मशीन के लिए आपकी 0.4 से लेके 0.8 तक होनी चाहिए, इंडक्शन मोटर के लिए आपकी 0.3 से लेके 0.6 होनी चाहिए, सिंक्रोनस मशीन के लिए आपकी 0.52 से लेके 0.65 तक होनी चाहिए, और टर्बो अल्टरनेटर के लिए 0.52 से 0.65 तक होनी चाहिए। तो इतनी रेंज जो है आपकी वो होनी चाहिए। ओके, नाउ ये तो हो गई चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की बात। अब है हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की चॉइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट मार देता हूं, जैसे वहां पे ए मारा था यहाँ पे मैं बी कर देता हूं। यहाँ पे लिखता हूं चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ओके, तो जो इसकी चॉइस है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की, ये डिपेंड करती है हमारी चार बातों पे। कौन कौन सी चार बातें हैं? एक तो बात है उसकी, सबसे पहली बात है परमिसिबल टेम्परेचर राइज। दूसरा है उसकी वोल्टेज रेटिंग। तीसरी है उसकी मशीन की साइज, यानी मैं लिख सकता हूं साइज ऑफ मशीन। और चौथा पॉइंट है उसकी करंट डेंसिटी। ये चार चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की चॉइस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, जो पहला टॉपिक है वो है हमारा परमिसिबल टेम्परेचर राइज। इसमें हम लोग एक एक करके ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, और सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें परमिसिबल टेम्परेचर राइज। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ओके, तो देखिए शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो लेट, यहाँ पे थीटा अगर यूज होता है तो थीटा आपके लिए है यहाँ पे टेम्परेचर राइज। अगर एस यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिसिपेटिंग सरफेस। क्यू एल, क्यू एल यूज हो रहा है आपका अगर, तो ये आपका लॉस डिसिपेटेड। सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी अगर यूज हो रहा है तो ये आपका कूलिंग कोएफिशिएंट है, कूलिंग कोएफिशिएंट है। डेल्टा अगर यूज हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा, तो ये आपकी करंट डेंसिटी है। और रो, रो यूज हो रहा है आपका, तो ये आपकी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी। ओके, सो परमिसिबल टेम्परेचर राइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले हमें बात करनी पड़ती है आर्मेचर सरफेस पे उसके पर यूनिट एरिया पे कितना लॉस डिसिपेट हो रहा है, मतलब कितनी हीट लॉस हो रही है आपकी। सबसे पहले ये हमें कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं लॉस डिसिपेटेड पर यूनिट एरिया ऑफ आर्मेचर सरफेस। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एसी डेल्टा रो। एसी क्या है आपका, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग,
ओके, डेल्टा करंट डेंसिटी और रो रजिस्टिविटी। ओके, जहां पे अगर आपके फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सॉरी यहाँ पे डेंसिटी है खाली, डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, I डिवाइड बाय ए। ओके, यहाँ पे हम लोग जेड कंडक्टर तो जेड है तो जेड। ऑल्सो यहाँ पे अगर आपका क्यू, स्मॉल क्यू क्या है, लॉस डिसिपेटेड पर एरिया। ओके, उसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्यू टी डिवाइड बाय एस। ठीक है, यहाँ पे क्यू टी क्या है, लॉस डिसिपेटेड है, मतलब कितनी हीट लॉस हो रही है, कितनी डिसिपेट हो रही है वो है। और एस क्या है, यहाँ पर आपका डिसिपेटिंग सरफेस है जहां से आपकी हीट लॉस हो रही है। ओके, तो ये जो अगर ऊपर ये वाले इक्वेशन को अगर हम लोग नंबर 1 देते हैं तो यहां पे आपका मैक्सिमम अलाउएबल स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या है, एसी क्या है आपका यहाँ पे, थीटा डिवाइड बाय रो डेल्टा इंटू स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल सी तो आपको पता है कूलिंग कोएफिशिएंट है, डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा है आपकी करंट डेंसिटी, और रो क्या है आपकी, सॉरी रो है आपकी, हाँ सही है, रो है आपकी रजिस्टिविटी। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मालूम पड़ता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हीट डिसिपेट हो रही है पर यूनिट एरिया में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग से। ओके, यानी ये जो क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू क्या है आपका, लॉस डिसिपेटेड पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग से। और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से क्या क्लियर होता है कि जो आपकी अलाउएबल स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है वो आपकी फिक्स्ड है फॉर दी, किसके लिए, अलाउएबल टेम्परेचर राइज के लिए और उसके कूलिंग कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग इसे कह सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड नंबर का इक्वेशन है उसके अंदर अगर आपकी हाई वैल्यू ऑफ एसी लेते हैं तो उसमें क्या होगा, हायर टेम्परेचर राइज जो होगा वो अलाउ होगा। ओके, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो अलाउएबल होता है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय द टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ओके, मतलब जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज करते हैं उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका टेम्परेचर राइज डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग हमारी डिसाइड होती है। ओके, ये जो टाइप्स हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स के हमने वो पिछले लेक्चर में कवर अप किए थे। ओके, तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी परमिसिबल टेम्परेचर राइज की। दूसरा है हमारा चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट था इसमें हमारा वोल्टेज। ओके, तो इसमें भी कुछ एब्रीविएशन है जो हमें इस इक्वेशन में काम आने वाले हैं, तो एब्रीविएशन हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एब्रीविएशन हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट यहां पे आपका WS है, WS क्या है, विड्थ ऑफ द स्लॉट, विड्थ ऑफ स्लॉट। DS है आपका डेप्थ ऑफ द स्लॉट, यहाँ पे SF होगा जो आपका स्पेस फैक्टर है। देन YS होगा जो आपकी स्लॉट पिच है। देन डेल्टा होगा आपका, वो आपकी करंट डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को अगर हम लोग ऐसे इक्वेशन में लिखे, कौन से, देखिए एसी को अगर हम लोग ऐसे डिफाइन करें
ds ws डिवाइड बाय वाई एस इंटू डेल्टा इंटू एस एफ। ठीक है, ds डेप्थ ऑफ स्लॉट, ws विड्थ ऑफ स्लॉट, वाई एस स्लॉट पीछे आपकी डेल्टा करंट डेंसिटी और एस एफ आपकी स्पेस फैक्टर है। ओके, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है, तो ये इक्वेशन से हमारा क्या क्लियर होता है कि जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्पेस फैक्टर से। ओके, और हाई वोल्टेज मशीन में आपकी जो ग्रेटर इंसुलेशन थिकनेस होती है वो रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए जो स्पेस फैक्टर होता है हायर वोल्टेज मशीन का वो कम होता है। ओके, यहाँ पे वोल्टेज को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, जनरल में अगर हम लोग इसे इंक्रीज करते हैं तो हमें नेसेसिटी हो जाती है कि हमारी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल जो लोडिंग है वो उसमें रिडक्शन आए। ओके, तो सिंपल वोल्टेज के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग कम होती है जितनी आपकी हायर वोल्टेज की मशीन होती है उससे। ठीक है, देन साइज ऑफ मशीन, नेक्स्ट पॉइंट था इसका साइज ऑफ मशीन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पे, अगर इसे हम लोग चलिए देखें आगे से अगर कंटिन्यू करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 नंबर दे देते हैं इसे। तो इक्वेशन नंबर 3, चलिए, तो इक्वेशन नंबर 3 से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो आपकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है वो डिपेंड करती है स्लॉट के डिमेंशन पे। वो कैसे पता चली? ये जो हमारा विड्थ है और ये जो हमारी डेप्थ है, ds है, ws है। ओके, तो इससे हम लोग को पता चलती है कि जो आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है वो आपकी स्लॉट के डिमेंशन पे भी डिपेंड करती है। तो जितने आपके लार्ज मशीन के लिए जो स्लॉट की डेप्थ होगी वो अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, डेप्थ अगर ज्यादा होगी यानी ds अगर ज्यादा होगा तो हमारा सिंपल एसी भी हमारा ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिकल जो लोडिंग है वो भी हमारी ज्यादा होगी। ओके, और विड्थ अगर हमारी ज्यादा होगी मशीन की, स्लॉट की अगर विड्थ भी ज्यादा होगी तो विड्थ ज्यादा होगी तो इससे भी पता चलता है, ये इक्वेशन से पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक लोडिंग है वो भी ज्यादा होगा। ओके, सो साइज ऑफ मशीन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 डिमेंशन पे डिपेंड करती है। तो AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DS और AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WS। तो जैसे जैसे आपका DS बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक लोडिंग आपकी बढ़ेगी, और जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी वैसे वैसे भी आपकी इलेक्ट्रिक लोडिंग बढ़ेगी। ओके, देन इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमने इक्वेशन पढ़ा था, कौन सा इक्वेशन, ये Q वाला, सबसे नंबर 1 पहला सबसे इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC डेल्टा रो। ठीक है, तो यहां से हमारा क्लियर क्या होता है, एक चीज हमारी क्लियर होती है कि जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है अगर उसकी वैल्यू हम लोग हाई करते हैं, यानी AC की वैल्यू अगर हम लोग हाई करते हैं मशीन में, तो क्या होगा, यहां पे जो हमारी करंट डेंसिटी है, ओके, करंट डेंसिटी को अगर हम लोग लोअर करते हैं और इसको अगर हाई करते हैं तो जो हमारी कंडक्टर का जो एरिया हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए, कंडक्टर का जो एरिया हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी जो साइज है उसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमने यूज किया, ये इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग इसको AC को अगर हम लोग आधार बनाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी Q अपॉन, ओके, जहां पे आपका Q क्या है, Q आपकी लॉस डिसिपेटेड पर यूनिट एरिया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है।
तो करंट डेंसिटी की जो यहाँ पे टिपिकल वैल्यू है उसकी रेंज आपको पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है। तो उसकी टिपिकल वैल्यू कितनी है? टिपिकल वैल्यू, ठीक है, वो उसकी रेंज है आपकी 2 to 5 एम्पियर पर mm स्क्वायर। और इसमें आपका टेम्परेचर राइज कितना होता है, मतलब कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए, यूजुअली हम लोग अगर हमारा टेम्परेचर राइज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसे हम लोग नॉर्मल मानते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए। और जो कूलिंग कोएफिशिएंट है, यहां पे आपका कूलिंग कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? कूलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी बिटवीन 0.02 टू 0.035 डिग्री सेंटीग्रेड वेबर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए कूलिंग कोएफिशिएंट की। कि तो इतनी जो बात करी हमने, ये 4 पॉइंट देखे हमने जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल लोडिंग को किस तरीके से चॉइस किया जाता है, ये हमने कवर किया। ओके, सो इलेक्ट्रिक लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रॉब्लम्स आती है जो आपको फाइंड आउट, मतलब इक्वेशन के आपको दे रखा होगा तो आपको उसकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी गई है तो डेटा हम लोग लिख देते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो डेटा यहाँ पे ऐसा दिया गया है, पावर दी गई है 350 किलोवाट। ओके, वोल्टेज दिया गया है आपको 500 वोल्ट। देन आरपीएम की वैल्यू दी गई है, यानी एन की वैल्यू दी गई है आपको 450। अगर हम लोग इस आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करते हैं तो बाय 60 हमें करना पड़ता है, ये आरपीएस हो गया आपका। देन नंबर ऑफ पोल यानी स्मॉल पी की वैल्यू आपको दे रखी है 6। डीसी जनरेटर इज बिल्ड विथ आर्मेचर डायमीटर ऑफ 0.87 मीटर। तो मीन्स आपको डायमीटर दिया गया है आर्मेचर का, कितना है 0.87 मीटर। एंड कोर लेंथ ऑफ 0.32 मीटर, आपको कोर लेंथ दे रखी है, एल दे रखी है आपको 0.32 मीटर। और द लेप फाउंड आर्मेचर मीन्स वाइंडिंग का टाइप क्या है हमारा, लेप फाउंड है, लेप फाउंड मशीन है। इसमें हमको आर्मेचर कंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, यानी जेड की वैल्यू दे रखी है 660 कंडक्टर। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लोडिंग, यानी एसी और बीएवी, ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं आपको सॉल्यूशन। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी एसी, ओके, एसी को हम लोग कैसे, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा उसका इक्वेशन क्या होगा, आई जेड इंटू जेड डिवाइड बाई पाई इंटू डी। ऐसे ही बीएवी क्या होगा हमारा, बीएवी होगा हमारा P5 अपॉन पाई डी एल। ओके, और यहाँ पे एक चीज हमें पावर दे रखी है, सो पावर इनपुट, पावर आउटपुट दे रखा है हमें जनरेटर का, जो हमें दे रखा है P इज इक्वल टू वी आई इंटू, ये किलोवाट में है। ओके, इन किलोवाट। तो यहाँ पे, यहाँ से जो पावर है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल लोड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फुल लोड करंट अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, P डिवाइड बाई V इंटू 10⁻³ P हमें दे रखा है 350, V हमें दे रखा है 500 इंटू 10⁻³ अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास फुल लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास नियर अबाउट टू 700 एम्पियर। ओके, नाउ कंडक्टर थ्रू ईच आर्मेचर, मतलब आइजर हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें आइजर चाहिए एसी अगर फाइंड आउट करना है तो
तो आईजेड क्या है हमारा, आईजेड क्या है यहाँ पे, आईजेड है हमारा आर्मेचर करंट पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ओके, यहाँ पे हमें लेप पाउंड की मशीन दे रही है, तो लेप पाउंड में जो हमारा नंबर ऑफ पोल होगा वही नंबर ऑफ हमारे पैरेलल पाथ होंगे। ओके, और यहाँ पे आई ए क्या है, आई ए ही आपका नियर अबाउट टू आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने फील्ड करंट जो है उसे निग्लेक्ट किया है। ओके, तो आई जेड क्या होगा हमारा 700 डिवाइड बाय हमारा 6, ए इज इक्वल टू जेड है इसीलिए लेप पाउंड मशीन में, तो 700 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 6 1 जा 6 116.67 एम्पियर तक इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये आ गया हमारे पास आईजेड आ गया। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी एसी, एसी क्या है हमारा आईजेड इंटू जेड डिवाइड बाय पाई इंटू डी। आईजेड की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 116.67, जेड की वैल्यू हमें दे रखी है नंबर ऑफ कंडक्टर 660, पाई की वैल्यू यूनिवर्सल है इंटू 0.87, डी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, वो आपकी आएगी नियर अबाउट टू 28173 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। ओके, तो ये आ गई आपकी एसी की वैल्यू। ये तो आ गया आपका पहला जो आपको फाइंड करना था, यानी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। ठीक है, देन स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के लिए हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, पहले तो हमारे पास फाई की वैल्यू नहीं है, तो हमें सबसे पहले फाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, देन पी की वैल्यू, पी की नंबर ऑफ पोल की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, मींस हमें सिर्फ फाई फाइंड आउट करना है। तो फाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या पहले तो अवेलेबल है और फाई का इक्वेशन क्या आ सकता है। तो अगर हमें यहाँ पे जैसे हमें डीसी जनरेटर दिया गया है, तो इन डीसी जनरेटर हमारा ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, ईएमएफ होता है हमारा फाई जेड एन पी बाय ए। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट पॉइंट है तो आपका P इज इक्वल टू ए होगा, तो P इज इक्वल टू अगर A है तो आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू फाइव जेड एन, क्योंकि यहाँ पे P इज इक्वल टू A है फॉर लेफ्ट पॉइंटिंग, लेफ्ट पाउंड दिया गया है इसीलिए। ओके, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E डिवाइड बाय जेड एन। E क्या है आपका, वो आपका V जितना है, तो V की वैल्यू क्या थी आपकी 500 थी, और Zn की वैल्यू क्या है आपकी, Z की वैल्यू कितनी है 660, और N क्या है आपका, N आपका यहाँ पे RPS है, RPS जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 450 डिवाइड बाय 60। ओके, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 660 मल्टीप्लाई बाय 450। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.101 वेबर, ये जो हमारी फाई की वैल्यू आई। ओके, नाउ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यानी बीएवी, उसका इक्वेशन क्या है, P फाई डिवाइड बाय पाई डी इंटू एल। सारी वैल्यू है हमारे पास, नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू है 6, पाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 0.101, पाई की वैल्यू सबको पता ही है, कैपिटल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.87 और कैपिटल एल की वैल्यू हमें दे रखी है 0.32। ओके, 0.32 और 0.87। ओके, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बीएवी की वैल्यू क्या आती है 0.6929 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी बीएवी की वैल्यू। ओके, तो हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट
कर दिया। यानी आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको आंसर लिखना है तो आपके पास AC की वैल्यू क्या आई, आपके पास AC की वैल्यू आई आपके पास 28173, 28173, ओके 173 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर, और BAV की वैल्यू क्या है आपके पास 0.6929 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गए आपके आंसर। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब मशीन की डिजाइन में आप लोग थर्मल कंसिडरेशन किस चीज से करते हैं और कैसे कैसे थर्मल कंसिडरेशन होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करें। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, टिल देन जय हिंद।